ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, देन पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फिर हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो और सारी चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस अब मैम। ये बताइए सॉलिड क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हम सॉलिड क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। इस चैप्टर को पढ़ने का कोई पर्पस तो होना चाहिए, राइट। पढ़ के हमें क्या मिलेगा, है ना। तो आप सोचो क्यों पढ़ेंगे हम सॉलिड के बारे में। क्योंकि हम मेटल के बारे में अच्छे से जान सके। यस, आप खुद सोचो, हमारे आसपास ब्रिजेस किससे बने हुए हैं, सॉलिड से बने हुए हैं। एरोप्लेन्स किससे बने हुए हैं, सॉलिड से। सॉलिड से। से बने। रेलवेज किससे बने हुए हैं, सॉलिड से बने हुए। हमारे जो घर पे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, विंडोज, डोर सब सॉलिड से बने हुए, राइट। तो हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो हम उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अगर अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं करें, कुछ गड़बड़ किया तो डिजास्टर होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए हमें सारे प्रॉपर्टीज आना चाहिए। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे रिजिड बॉडी। क्या समझेंगे? रिजिड बॉडी। बॉडी। सुना है किसी ने रिजिड बॉडी के बारे में? नो मैम। नो। यस मैम। ओके, यस, वन इज सेइंग यस। यस प्लीज गो अहेड। क्या होता है रिजिड बॉडी? रिजिड मतलब हार्ड। आप ये मैम बोलोगे? जिस पे भी फोर्स लगाने पे उसके शेप और साइज चेंज ना हो। यस, जिस पे फोर्स लगाने पे शेप एंड साइज चेंज ना हो, ऐसे बोलते हैं। कि जैसे कि मैंने ये पेन टैप दिख रहा है आप सबको? यस मैम। यस, तो इनके दो पॉइंट लेते हैं। मैं एक ये पॉइंट कंसीडर कर रही हूँ और एक ये पॉइंट कंसीडर कर रही हूँ। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मैं मान लेती हूँ कुछ भी है, लेट्स से समथिंग इज देयर, डी इज द डिस्टेंस। तो मैं अब फोर्स लगा रही हूँ। तो अगर उनके बीच का डिस्टेंस कम नहीं हो रहा है तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, रिजिड बॉडी बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी। yes even after applying of force, distance between the two is not changing. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ओके, आई विल कम टू लेटर दिस, ठीक है। पर अब समझने की कोशिश करते हैं कि जितने भी सॉलिड है, इवन दिस पेन टैब इज नॉट रिजिड बॉडी। ये मैंने क्या बोला, अभी तो बोला ये रिजिड है, अब बोल रही हूँ मैं रिजिड नहीं होता है ना। कैसे समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी सॉलिड होते हैं ना, अगर अभी जैसे ये आपको सॉलिड दिख रहा है, सॉरी चलिए कोई बात नहीं। ये बॉटल सॉलिड दिख रहा है, पर इस पे यस दबाएंगे मैम। तो क्या हो रहा है, इसका शेप और साइज बदल जा रहा है ना। तो मैम अभी स्टील। यस, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको उठा के आपको बताऊंगी। अच्छा, ये ग्लास दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना ग्लास आपको। मैं इसमें फोर्स लगाऊंगी तो थोड़ा सा इसका शेप चेंज होता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो चाहे ना हो, पर होता है, ठीक है। अभी ये आप एक समझ लो, ये एक रबर है, इसमें फोर्स लगाने पे देखो थोड़ा शेप चेंज हो गया ना। इवन दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉलिड, बट दिस ऑल्सो चेंजेस। कोई आप एक स्प्रिंग ले लेते हैं, ये स्प्रिंग दिख रहा है सबको, मैंने फोर्स लगाया तो इसका साइज घट जा रहा है, बट लगाए तो बढ़ जा रहा है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी सॉलिड है, वो परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होता है। इवन दिस वन, अगर मैं फोर्स लगा रही हूँ ना, इसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसका डिस्टेंस चेंज होता ही होता है। ये बात समझ में आई सबको? rigid body, यस मैम। no solid body is perfectly rigid. No solid is perfectly rigid. मतलब अब no solid is rigid, I can say is rigid, this much I can say. Clear है सबको? यस मैम। या हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार उसको भी देख लेते हैं। हम लोग इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड पढ़ने वाले हैं, उसके बाद स्ट्रेस के बारे में और स्ट्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर हुक्स लॉ और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने क्या समझा कि कोई भी सॉलिड रिजिड नहीं होता है। तो सॉलिड रिजिड नहीं होता तो क्या होता है? व्हाट अबाउट दिस? अगर सॉलिड रिजिड नहीं होता है तो क्या होता है, ये समझना है हमें। क्या होता है, किसी को पता है? यस और नो? गुड इवनिंग अंचल, गुड इवनिंग। सो सॉलिड अगर रिजिड नहीं होता है तो वो होता है इलास्टिक।
इलास्टिक से क्या समझते हो? जो ज्यादा खींचे, है ना, जैसे जो स्प्रिंग। स्ट्रेच हो जाए। यस और नो? यस मैम, ma'am. यस। बट फिजिक्स में ये नहीं होता है, फिजिक्स कुछ और बोलता है। अभी समझते कैसे। तो इलास्टिक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल अभी बहुत सारा देंगे, पर पहले हम इलास्टिसिटी लिखते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या है? इट्स अ tendency of solid, you can say tendency of solid to regain its original shape and size. Its original shape and size after removal of deforming force. Removal of deforming force मतलब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इलास्टिक ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं ये बॉटल से समझ, यस वेरी गुड, ये बॉटल है, ठीक है। इसको मैंने प्रेस किया, ठीक है, तो मैंने क्या लगाया? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको छोड़ दिया, देखो वापस से अपना शेप साइज में आ गया, आया ना। तो ये ऑब्जेक्ट को मैं क्या बोलूं? ये ऑब्जेक्ट कैसा है? इलास्टिक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है ये चीज सबको? Yes, ma'am. फोर्स लगाया तो शेप एंड साइज तो चेंज होना है, होना छोड़ो, पर जैसे मैंने फोर्स छोड़ा तो ये अपना शेप में वापस आ गया। क्लियर है ये चीज सबको? Even this rubber like this stretch thing, मैंने खींचा, छोड़ा, वापस अपने पोजीशन में आ जाए। एक्चुअली ये ऑलरेडी स्ट्रेच हो गया है काफी बिकॉज ऑफ यूज ऑफ दिस मास्क, सो ये ऑलरेडी। पर इसमें क्या हो रहा है? छोड़ोगे आप, वापस से इस पे अपना शेप एंड साइज में आएगा। नाउ माय आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज स्टील, ये स्टील है ना, ये स्टील है, और ये क्या है? रबर है, ठीक है, स्टील और रबर। सो माय क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू इज व्हिच वन इज मोर elastic? मैम रबर। Ma'am, steel. Okay, we have answer rubber and steel both. Good, good. Someone is saying Lakshmi rubber, Shapna steel, Sonali is steel. Okay, steel को ज्यादा Ma'am, steel. I wonder. Okay, rubber भी है। Okay, okay, steel और rubber में the correct answer is yes, steel. सबको ऐसा लग रहा होगा रबर, पता है क्यों? फील तो रबर का ही आ रहा होगा, पर आप समझो अगर इस रबर को ज्यादा खींच दिया तो क्या होगा? एक टाइम के बाद इसका शेप ऐसा हो जाएगा कि ये वापस अपना शेप में नहीं आ सकता। इलास्टिक ऑब्जेक्ट वो होता है जो जल्दी से, यस वेरी गुड, जो विच विल ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल, अपना शेप और साइज में गेन आने की कोशिश करेगा। स्टील ज्यादा कोशिश करेगा इस कंपेयर टू, मैं कितना भी फोर्स लगाऊंगी ये अपना शेप और साइज में आ जाएगा। बट ये रबर अगर ज्यादा फोर्स लगा दिया मैंने तो ये खिंच जाएगा। तो यस, which one will be more elastic? Steel, not rubber. Please remember everyone. ऐसे अगर फिजिक्स नहीं पता होता तो हम लोग बोलते रबर, है ना, पर होता है क्या? स्टील होता है, ठीक है। स्प्रिंग भी हो सकता है ना, स्प्रिंग भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर स्प्रिंग अलग है। यहाँ पे मैंने स्टील और मेरे पास स्प्रिंग था जो कि मुझे मिल नहीं रहा मेरे टेबल पे। आई हैव टू शो यू समथिंग फ्रॉम द स्प्रिंग। ओके, नो प्रॉब्लम, जो भी जब मिलेगा तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर हुआ चीज सबको? Yes, ma'am. किसी को डाउट नहीं है ना? वेरी। अब नेक्स्ट होता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, ठीक है, क्लियर है? प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए। मैंने ऑब्जेक्ट को दबाया, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को दबाया और उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए। जैसे मड ले लो आप मड में पैर डालोगे तो क्या होगा? सोचो, उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा। फिर क्या वो आप अपना पैर हटा लोगे तो वापस से अपना शेप में आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कॉलगेट का, आप कोलगेट का बेस्ट एग्जाम्पल, टूथपेस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हो। आप टूथपेस्ट निकालो, उसको ऐसे दबा दो, अपना हाथ हटा लो, वो जिस तरह से फ्लैट हो गया तो वो फ्लैट ही रहेगा, यस और नो? तो वो किसके अंदर आ गया? प्लास्टिक ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया। तो प्लास्टिसिटी इज ऑल्सो अ टेंडेंसी ऑफ सॉलिड इन विच टेंडेंसी ऑफ
solid in which it gets permanently deformed. It gets permanently deformed. It gets permanently deformed. ये permanently deform हो जाता है and does not regain its shape and size. अपना shape size वापस से regain नहीं करेगा even after removal of deforming force, right? Clear है सबको? कोई confusion यहाँ पे? Can you give me more examples? Yes, yes, एक बार yes. repeat करना एग्जांपल के साथ. Wait a minute. एक सेकेंड में बताती हूँ. Even after removal of deforming force. बिल्कुल मैं बताती हूँ. देखो, दो तरह के चीज हमने पढ़ा. एक पढ़ा हमने इलास्टिसिटी और दूसरा हमने क्या पढ़ा? प्लास्टिसिटी, राइट? इलास्टिसिटी में क्या होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया तो जैसे ही मैं फोर्स छोड़ूंगी ये अपना शेप को रिगेन कर लिया. यस और नो? ठीक है. और प्लास्टिसिटी में क्या होता है? अगर मैंने फोर्स लगाया तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है. जैसे कि आप कोलगेट ले लो और उसको ऐसे दबा दो, वो फ्लैट हो जाएगा, वो वापस से अपना शेप में नहीं आएगा. यस और नो? तो फोर्स हटा भी दिया मैंने, फिर भी उसका शेप और साइज वैसा ही रहा, डिफॉर्म हो गया, अब चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है? क्लियर है सबको? यस मैम. ठीक है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ. तो हमारा जो सॉलिड होता है वो किस कैटेगरी में आता है क्लास? इलास्टिक ऑब्जेक्ट और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट. ओके, क्लियर है ना यहाँ पे? या तो इलास्टिक होगा, या तो प्लास्टिक होगा, या तो फिर पार्शली इलास्टिक होता है. 100% इलास्टिक नहीं होता, कुछ होते हैं पार्शली इलास्टिक. ठीक है, पर रिजिड नहीं होते हैं सॉलिड. ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम. ओके, वेरी गुड. अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड. जो हमने भी इलास्टिसिटी पढ़ा ना. अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी सॉलिड या कोई भी ऑब्जेक्ट है किससे बना होता है? किससे बना होता है कोई भी ऑब्जेक्ट? एटम से. एटम एंड मॉलिक्यूल से. वेरी गुड. और एक सॉलिड में कितने एटम और कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं. बहुत सारे, बिलियंस भी बोल सकते हैं, बहुत सारे, है ना? बहुत सारे होते हैं. तो अभी जो ये आपके सामने एक छोटा सा मॉडल रखा हुआ है, स्प्रिंग और बॉल है, राइट? तो इसको हम लोग, जो बॉल है उसको हम एटम मानते हैं और जो स्प्रिंग है उसको हम क्या मानेंगे? केमिकल बॉन्ड. कोई भी दो एटम जो होता है वो कैसे कनेक्टेड होते हैं? केमिकल बॉन्ड से. यस. तो अभी हम मान रहे हैं, अभी एक ऑब्जेक्ट, नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट है. ये बॉटल को मैंने एक ऑब्जेक्ट मान लिया. अभी इस पे मैंने कोई भी फोर्स नहीं लगाया. ठीक है, तो उनके जो एटम होंगे एक दूसरे से केमिकली विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड जुड़े होंगे ना. तो दो एटम के बीच में, मान लेते दो एटम, वाह, दो एटम और दो मॉलिक्यूल के बीच में अभी कितना डिस्टेंस है? मान लेते हैं R0, जब हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है. क्लियर है सबको? ये कब है? जब मैंने फोर्स नहीं लगाया है ना. अब मैं क्या कर रही हूँ? आई एम ट्राइंग टू, ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ? थोड़ा सा उस पे बाहर फोर्स लगा रही हूँ. ठीक है, मैं बाहर एक फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूँ. क्लियर है सबको? तो क्या होगा? स्प्रिंग होगा तो क्या होगा? स्प्रिंग खिंच जाएगा. यस और नो? यस मैम. यस मैम. स्प्रिंग खिंच जाएगा. और स्प्रिंग खींचेगा, जैसे ये मैं मान लेती हूँ ये नॉर्मल स्प्रिंग है. अभी नॉर्मल स्प्रिंग का लेंथ कितना मैंने माना? R0 माना है. अब मैंने बाहर फोर्स लगाया तो क्या होगा? अब इसका स्प्रिंग का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा. ये अब वो जो स्प्रिंग का लेंथ हो जाएगा वो R हो जाएगा. और R को मैं लिख सकती हूँ कि ये R0 से बड़ा है ना? ग्रेटर देन R0. तो ये जो एटम है, ये जो एटम है वो क्या करेंगे? एक दूसरे को नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करेंगे. यही तो होता है ना, टू रिगेन इट्स शेप एंड साइज.
अभी तो हमने खींच दिया, तो अपना अंदर आने की कोशिश करेंगे वो, तो उसके बीच में कैसा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? मैम अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। तो कह सकते हैं यहाँ पे कैसा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है दो एटम या मॉलिक्यूल के बीच में। अब मान लो कि मैंने क्या किया, इनको अंदर पुश किया। सेकंड कंडीशन ले रही हूं, मैंने स्प्रिंग को अंदर पे दबाया, ठीक है। अगर मैं स्प्रिंग को अंदर दबा रही हूं, वेयर इज माय स्प्रिंग? ओके, दैट वाज वेरी स्मॉल स्प्रिंग और आई एम नॉट एबल टू फाइंड। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं अंदर दबाऊंगी तो इसका क्या हाल होगा, आप सोचो। स्प्रिंग ऐसा हो जाएगा ना, उनसे उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो घट जाएगा। आर जो बनेगा वो, अब जो आर होगा वो आर नॉट से क्या होगा? छोटा, राइट। ये जो आर बनेगा वो आर नॉट से छोटा बनेगा। तो अभी ये तो जो एटम है वो, उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी? वो एक दूसरे को पुश करेगी बाहर। कैसा फोर्स लगाएगी एक दूसरे के साथ? रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स लगाएगी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। समझते हैं हमारा सॉलिड भी ऐसे ही बिहेव करता है जैसे कि स्प्रिंग बिहेव कर रहा है। सेम वे हमारा सॉलिड बिहेव करता है, एटम्स के एटम और मॉलिक्यूल्स बिहेव करते हैं। क्लियर ना? अब R इज इक्वल टू आर नॉट होगा तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। क्या होगा? इक्विलिब्रियम। ठीक है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? Anyone knows what do we mean by word equilibrium? जब अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स इक्वल हो एक दूसरे के। ओके, नेट फोर्स जीरो हो, यस, उस केस में बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब उस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ना, इवन यू आर राइट, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों बराबर हो। जब हम उस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबका सम जीरो होता है, तब उसको हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, उस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा से आंसर कर रहे हैं। ओके, आर ग्रेटर देन आर पे, राइट। अब देखो ये जो मैंने स्प्रिंग लिया था, ठीक है, उस पे मैंने बाहर की तरफ फोर्स लगाया, तो क्या होगा? स्प्रिंग एक्सपैंड होगा। तो ये जो अब जो लेंथ होगा वो आर नॉट से बड़ा होगा ना, तो जो स्प्रिंग क्या करेगा, अपने नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगा। तो उनके बीच कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है पीयूष, है ना? तो अभी इक्विलिब्रियम का कंडीशन कब होगा? जब नेचुरल लेंथ पे आर एंड आर नॉट बराबर होगा। क्लियर है सबको? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो ना, ओके। तो थोड़ा सा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं अगले स्लाइड पे जाऊं? यस मैम। ओके, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में किसी को पता है क्या? मैम स्टोर्ड एनर्जी। यस, वेरी गुड, स्टोर्ड एनर्जी। ये पर पता है ये डेफिनेशन कब के लिए अच्छा है मालूम है? क्लास 9th के लिए। चैप्टर नहीं मिस, हम पार्ट 2 का चैप्टर 1 कर रहे हैं। इट्स 9th चैप्टर। ओके, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? अगर अभी आपको कोई पूछे ना, तो आप बोलोगे नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। अब ये क्या होता है मैडम? कंजर्वेटिव पढ़ा है क्या किसी ने? कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा है क्या? यस और नो? कुछ पता है व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स क्लास? नहीं? नो मैम। ओके, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें, जैसे कि मानते हैं वर्क डन, पढ़ा होगा आपने, वर्क होता है आप ए से बी को लेके जा रहे ऑब्जेक्ट को, इस रास्ते से लेके जा रहे हैं, चाहे इस रास्ते से लेके जा रहे हैं, चाहे इस रास्ते से लेके जा रहे हैं, वर्क डन कितना होता है? इक्वल होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। उस तरह के फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया,
आपको ये सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, जिसमें जो वर्क डन होता है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, फाइनल पॉइंट, यू कैन से फाइनल पॉइंट, वर्क इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। पूजा, this is physics class, not chemistry class, okay? फाइन। चलिए हम अब ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे चीजों को, आप समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग एक ग्राफ समझेंगे अभी, ठीक है। एक वाई एक्सिस है अपने पास, और अपने पास क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस से हमने क्या डिफाइन किया है, पोटेंशियल एनर्जी, क्या डिफाइन किया है, पोटेंशियल एनर्जी। और एक्स एक्सिस में हमने क्या डिफाइन किया, डिस्टेंस, आर को डिस्टेंस से दिखाते हैं ना सब लोग। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा ये ग्राफ समझ लेना अच्छे से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये क्या बना दिया मैम आपने है ना, ये हो गया हमारा एटम, जो अभी नेचुरल लेंथ कितना पर है, नेचुरल लेंथ क्या बताया था मैंने, आर नॉट, ठीक है। तो आर नॉट पे है, ये है आपका आर नॉट, क्या है, आर नॉट, ठीक है। जब दो एटम अपने नेचुरल पे इक्विलिब्रियम पे है, उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो अभी आप देखो इस टाइम पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितना है, नेगेटिव है ना, देख रहे हो, नेगेटिव दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी सबको, नेगेटिव वाई एक्सिस में सबको पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव दिख रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये वाला जो कंडीशन होता है ना क्लास, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। प्लीज रिमेम्बर, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। याद रखना, एक मार्क्स आप लोग के नीट वालों के लिए तो खास करके इंपॉर्टेंट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोग, ये 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह Three के। types. नेगेटिव पी पोटेंशियल एनर्जी कैसा इक्विलिब्रियम होगा क्लास, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ इक्विलिब्रियम, तो इक्यू भी लिख दे रही हूँ, ठीक है। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब Unstable equilibrium. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा क्या होता है बताओ, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पता है सबको, उसमें क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, 0, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, आपको एक आपके नीट में ऐसे एमसीक्यूज में फटाफट आ सकते हैं। तो ये छोटे छोटे चीज नोट करते जाओ, डाउट है पूछते जाओ। तो सबसे नेगेटिव है मतलब ऑब्जेक्ट स्टेबल कंडीशन पे है, ठीक है। और जैसे जैसे अब देखना समझना अच्छे से, इसको बहुत ध्यान से समझना सब लोग। अब मुझे ये बताइए, इस स्प्रिंग को मैंने अंदर कंप्रेस किया, क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, आर आएगा, आर नॉट से कम आएगा। देखो ये जो पूरा मैं बना रही हूँ, ये येलो वाला पार्ट, ये क्या शो कर रहा है, आर जो अगर इस येलो वाले पार्ट से थोड़ा कम डिस्टेंस ली मैं, तो क्या होगा, आर इज लेसर देन आर नॉट, तो मतलब ये वाला कर्व होगा। और इस वाले केस में क्या होता है, कैसा फोर्स आता है, रिपल्सिव फोर्स आता है, कैसा फोर्स आता है, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। क्लियर सबको। तो ये जो येलो लाइन है वो क्या शो करता है क्लास, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अब आते हैं, जब आर जो है वो आर नॉट से बड़ा हो गया, अगर ये वाला लेंथ ले लिया, इधर वाला लेंथ लिया मैंने, तो मतलब मैंने क्या किया होगा, इसको एक्सपैंड करने की कोशिश की होगी। अभी मेरा जो स्प्रिंग है वो कैसा हो गया होगा, ऐसा, है ना। तो अब क्या करेगा, दोनों एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स ऑफ Restoring. ठीक है। तो ये ग्राफ में आपको कभी कभी क्या पूछ सकते हैं, ये ग्राफ दे देंगे आपको, बोलेंगे कौन सा रीजन अट्रैक्टिव वाला है, ये टच नहीं होता एक्चुअली, ऐसे जाता है, कौन सा रीजन रिपल्सिव वाला है, कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको, Yes, ma'am. सबको अच्छे से समझ में आया है, यस और नो प्लीज। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, प्लीज रिपीट कर दीजिए। ओके नंदिता, आई विल रिपीट।
ये ग्राफ में मैंने क्या बनाया था, वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी बनाया था, एक्स एक्सिस में हमने डिस्टेंस बनाया था, डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम। अगर नेचुरल डिस्टेंस होगा तो आर नॉट होगा, अगर मैंने एटम को कंप्रेस किया तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा तो एटम एक दूसरे को रिपेल करेंगे नेचुरल लेंथ में आने के लिए। तो जो येलो रीजन यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, वो क्या शो कर रहा है, रिपल्सिव वाला, ये मतलब एटम एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और अगर मैंने उनको एक्सपैंड किया, खींचा, दोनों एटम को एक्सपैंड किया, तो अब दोनों एटम क्या करेंगे, अपने नेचुरल लेंथ में आने के लिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब लेंथ पहले बड़ा हो गया। तो ये जो रीजन है वो अट्रैक्शन वाला रीजन है। और जो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये कौन सा है, जब इक्विलिब्रियम में है, उस कंडीशन में आपकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है और इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, नंदिता, अंडरस्टूड? ओके, सो लेट्स मूव नाउ। किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, हाँ, चलिए मुझे ये बताइए, आप लोगों को कभी स्ट्रेस होता है? एग्जाम के टाइम में खास करके तो होता ही होगा। Yes, ma'am. यस मैम। अभी पापा ने डांट दिया तो स्ट्रेस हो गया, टीचर फ्रेंड से लड़ाई हो गई तो स्ट्रेस हो गया, या फिर कुछ लेट्स टीचर ने डांट दिया, मार्क्स कम आ गए तो स्ट्रेस हो गया। मतलब स्ट्रेस जो होता है वो आपके अंदर से ये जनरेट होता है, पर कारण बाहर का होता है ना। जैसे अभी मैंने बता दिया, कल आपका ओरिएंटेशन क्लास हुआ होगा, तो 13 नवंबर को टेस्ट है, थोड़ा सा स्ट्रेस तो हुआ ही होगा, है ना? हुआ या नहीं हुआ? Yes, ma'am. थोड़ा सा हुआ होगा, पर उसका कारण क्या था, स्ट्रेस आपको हुआ पर कारण बाहर का था। देयर वाज एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से आपके अंदर स्ट्रेस जनरेट हुआ। तो सेम स्ट्रेस यहाँ पे भी होता है। क्या होता है स्ट्रेस, आप समझो, मान लेते हैं ये एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, देखिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर इसको स्प्रिंग बना ले तो ज्यादा मजा आएगा। इसको मैंने खींचने की कोशिश की बाहर की तरफ से, ठीक है, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया बाहर में, सबको दिख रहा है? पर ये Yes. सिलेंडर क्या बोलेगा, सिलेंडर बोलेगा तो नहीं ऑब्वियसली, पर सिलेंडर क्या ट्राई करेगा, ये एक अंदर से रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? रीस्टोरिंग। देखो आप नाम ध्यान से देखो, रीस्टोर मतलब अपना साइज को स्टोर करने की, उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, जो कि एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट काम करता है। प्लीज रिमेंबर, एक्सटर्नल फोर्स आपने बाहर लगाया तो रीस्टोरिंग फोर्स का क्या टेंडेंसी होगा, वो फोर्स को अपोज करने का टेंडेंसी होगा। वो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये जो एरिया है ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। चलिए, थोड़ा थोड़ा आया समझ में? थोड़ा थोड़ा No, ma'am. नहीं आया, वेरी गुड। चलो वापस से रिपीट करते हैं, ठीक है, वापस से रिपीट कर लेते हैं। चलो, तो अभी आप लोगों ने प्रेशर पढ़ा है क्या? Yes, ma'am. प्रेशर क्या होता है? Yes, sir. परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। Area. फोर्स अपॉन एरिया मत बोलना, गलत हो जाएगा। इट्स परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, या फिर आप थ्रस्ट पर यूनिट एरिया बोल सकते हो। थ्रस्ट इज परपेंडिकुलर फोर्स, राइट? तो उसी तरह स्ट्रेस क्या होता है, रिमेंबर, स्ट्रेस ये होता है कि इसमें भी फोर्स ही होता है, पर वो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है। मेरा स्प्रिंग गायब हो गया, अदरवाइज छोड़ो, मैं मान लेती हूँ, आई एम जस्ट अज्यूमिंग दिस इज अ स्प्रिंग, तो मैं इसको बाहर खींचने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो इसके मॉलिक्यूल्स है वो अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे, मैं बाहर खींच रही हूँ ना, ठीक है, अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जो फोर्स लगाएंगे, और ये जो एरिया, ये जो सर्कुलर एरिया है, तो फोर्स अपॉन एरिया, विच फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। देखो ध्यान से, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा वो क्या होगा, आपका स्ट्रेस होगा। क्लियर है? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो इसका यूनिट दोनों नहीं लग रहा सेम सेम है, फोर्स अपॉन एरिया लग रहा ना सेम सेम, यस मैम। और अलग डिफरेंस होता है दोनों में। याद थोड़ा हम समझेंगे अच्छे से। अब यूनिट समझते हैं, यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर Meter square. मीटर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। अच्छा, प्रेशर का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर के अलावा और क्या था? Pascal.
यस आप लोग को याद है, गुड गुड वेरी गुड, पास्कल था है ना, गुड। सानिया सिंह पास्कल, ओके, तो पास्कल था। अच्छा ये बताओ, आप लोग को डायमेंशनल फॉर्मूला तो पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन में। Yes, यस ma'am. मैम। तो मुझे बता सकते हो कि स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा? यस मैम। चलिए बताइए, फटाफट टाइम ले, 1 मिनट का टाइम लेके फटाफट बताओ। ML -1 T-2। ओके, बड़ा फास्ट किया आप लोगों ने। m की पावर 1, l की पावर -1। ओके, सोनाली सिंह m की पावर 1, l की, ओके सेम बता रहे हैं आप लोग। चलिए, स्ट्रेस क्या होता है? अभी जस्ट हमने देखा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन का मतलब फोर्स है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, अपॉन मीटर स्क्वायर। तो मास को क्या बोलेंगे, केजी, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको भी मीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर गया, तुम्हारे पास क्या बचा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेरी गुड, केजी का मा m, मीटर का लेंथ की -1, और टाइम का t⁻²। कोई कंफ्यूजन क्लास? नो मैम। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से, स्ट्रेस आ गया समझ में? Yes, Yes. ma'am. वेरी गुड। अगर स्ट्रेस अच्छे से समझ में आ गया है तो हम ट्रेन। एक क्वेश्चन करें। Yes, Yes. ma'am. ओके, पीयूष इज सेइंग रिपीट करने के लिए। ओके पीयूष, आई रिपीट, स्ट्रेस क्या होता है, अगर हमने किसी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो उसके एक्सटर्नल फोर्स के फॉर्मूला पार्ट रिपीट करना है। तो फॉर्मूला पार्ट में स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, जो रीस्टोरिंग फोर्स आता है पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट आता है, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। मैं हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में चल रहा है, मैं आप मुझे रोक सकते हैं, ठीक है? तो इसका हमने फिर डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लिया। न्यूटन मतलब मास इंटू फोर्स है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का केजी मीटर पर केजी हो गया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का तो मीटर स्क्वायर ही होता है। उसके बाद इसको सॉल्व किया तो हमें केजी से एम, मीटर से क्योंकि नीचे है तो पावर 1, सेकेंड से क्योंकि नीचे है तो पावर -2। ठीक है, चलिए Yes, आगे ma'am. बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम करते हैं फिर। ओके, सो प्रॉब्लम ये बोलता है हमारे पास 2 वायर हैं, ठीक है, वायर ए वायर बी, ठीक है, द रेडियस ऑफ वायर ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। ए का रेडियस ज्यादा है इस बी के कंपेयर में, एंड दे आर स्ट्रेच बाय द सेम लोड, लोड सेम है, देन स्ट्रेस ऑन बी इज, आपको पूछ रहा है बी का क्या स्ट्रेस होगा। क्लियर है, समझ में Yes. आया क्वेश्चन? तो आप लोग चैट में लिखोगे या पोल करें? मैम रिपीट कर दीजिए। पोल करना है। ये हमारा है रेडियस, 2 वायर है, एक का रेडियस दूसरे से ट्वाइस है, ठीक है। चलो मैं पोल करने की कोशिश करते, तो आप लोग फटाफट सॉल्व करो। मैम हो गया सॉल्व। सॉल्व हो गया, वेरी गुड। Just write the answer in chat box or I will try to go in poll. आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना? यस गुड। चलो मैंने पोल को लॉन्च कर दिया है, आप लोग फटाफट बताइए विच आंसर इज करेक्ट, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके वी गॉट, अभी तक मुझे ए और सी, डी, ओके बी भी मिला है, तो डी को अभी तक सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, दैट इज 9, 10। ए को भी मिल रहा है, सी को भी मिल रहा है, ओके बहुत सारे बच्चे हैं जो कि डी को ज्यादा वोट कर रहे हैं, मतलब टोटल अभी तक मेरे को। चलिए अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, सब लोग डी मतलब ज्यादा बच्चे डी बोल रहे हैं,
लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलो अभी मुझे ये बताओ, अभी जस्ट हमने पढ़ा ना स्ट्रेस का फॉर्मूला. क्या पढ़ा स्ट्रेस का फॉर्मूला क्लास? Force upon area. सिंपल. अभी रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पे मैं अच्छा आर फोर्स कर देती हूँ अपॉन एरिया. ये जो लिखा हुआ है सेम लोड, इसका क्या मतलब है? सोचो सोचो, इसका क्या मतलब है? सेम लोड, फोर्स सेम होगा. फोर्स सेम होगा. मतलब आप समझ लो ये वाला कंडीशन, इस वाले ये लोड है हमारा, इसमें एमजी लग रहा है, ये पेंटाइम लोड है हमारा. मैंने एक बार पतला वायर लगाया, एक बार मोटा वायर लगाऊंगी, ठीक है? तो सेम फोर्स लग रहा है, सेम वायर लेकिन अलग है, एक का रेडियस ट्वाइस से ज्यादा है, ठीक है? तो मान लेते हैं मेरे रेडियस ऑफ ए जो है वो आर ए आर है, तो रेडियस ऑफ बी कितना होगा? Ma'am, half of A. आर बाय 2. वेरी गुड, ठीक है. चलिए, तो अब मुझे ये बताओ फिर एरिया ऑफ ए कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर. Yes, ma'am. यस और नो? हम कौन सा एरिया लेंगे? ये वाला सर्कुलर एरिया. यस और नो? तो उसी तरह एरिया ऑफ बी क्या होगा? पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर. तो कितना आ जाएगा बताओ? कैलकुलेट करो फटाफट. पाई आर स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4. कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी को? क्लास किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? No, ma'am. वेरी गुड. चलो तब अब हम आते हैं स्ट्रेस ऑन ए. स्ट्रेस ऑन ए का स्ट्रेस कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया ऑफ ए. ठीक है, तो मुझे कितना बताओ, कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स सेम है तो मैं एफ लिख देती हूँ, चलेगा सबको? क्योंकि दोनों में Yes. सेम लोड है तो सेम फोर्स लग रहा है. एरिया ऑफ ए कितना आया हमारा देखो? पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर. तो ये किसका स्ट्रेस आया है? ए का स्ट्रेस आया है. स्ट्रेस ऑफ एस ए कर देती हूँ मैं. स्ट्रेस ऑफ बी कितना होगा? सेम फोर्स पर एरिया बदल जाएगा. कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 4. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? No, ma'am. नो. अभी आपको साफ साफ दिख रहा है कि स्ट्रेस ऑफ ए इज बिगर ना एज कंपेयर टू बी. चलिए दोनों का रेशियो ले सकते हैं. रेशियो ले सकते हैं क्या? डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? एस ऑफ ए, स्ट्रेस ऑफ ए अपॉन स्ट्रेस ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर बाय 4. तो देखो एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, इवन दिस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 कहां चला जाएगा बताइए? ऐसे नो? ये यहाँ पे आएगा ये वाला 4. तो क्या आएगा आपको? 4 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू स्ट्रेस ऑफ बी. ये आएगा आंसर. क्या आंसर करेक्ट है? फिर सोचो विच ऑप्शन इज करेक्ट नाउ. मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, डोंट वरी. आज बी ऑप्शन इज करेक्ट. बहुत कम लोगों ने आंसर किया था बी. मैं वापस से रिपीट करती हूँ आपके लिए, डोंट वरी, मैं रिपीट कर रही हूँ. अच्छा मुझे एक बात, मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊं क्या? इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी. बताओ छोटा सा ट्रिक, फिर मैं ये बड़ा वाला बताऊंगी. पहले छोटा सा समझते हैं, ठीक है? अब स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा? फोर्स अपॉन एरिया. पढ़ा ना? मतलब क्या हुआ? जो स्ट्रेस है आपका वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है. इनवर्सली समझते हैं? इनवर्सली समझते हो? अगर एरिया को बड़ा कर दूंगी मैं तो स्ट्रेस क्या होगा? एरिया को बड़ा करूंगी तो स्ट्रेस क्या होगा? कम हो जाएगा. कम होगा. और एरिया छोटा करूंगी तो स्ट्रेस क्या होगा? बढ़ेगा. इनवर्सली है, मतलब एक बड़े होगा दूसरा घटेगा. अब देखो किसका रेडियस ज्यादा है, ए का या बी का? ए का ज्यादा है. अगर रेडियस ज्यादा है, आप देखो रेडियस ट्वाइस है तो एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स, है ना? देखो यहाँ पे, ये देखो दोनों का एरिया कंपेयर करो. किसका एरिया ज्यादा है? ए का एरिया ज्यादा है. कितने से? 4 टाइम्स से. तो अगर एरिया 4 टाइम्स से ज्यादा है तो स्ट्रेस किससे होगा? 4 टाइम्स से कम होगा. बी का स्ट्रेस क्या होगा? ए से 4 टाइम्स कम होगा. एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन डी. मैं वापस से रिपीट करूं क्या? चलिए मैं वापस से यस मैम. मैं वापस से बताने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे. चलो
देखो मैंने अभी क्या बताया कि दो वायर है हमारे पास, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है। तो स्ट्रेस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया के प्रोपोर्शनल है। मतलब एरिया बड़ा होगा तो स्ट्रेस छोटा होगा। किसका एरिया बड़ा है, ए का, तो ये तो पक्का है कि ए का जो स्ट्रेस होगा वो छोटा होगा, पक्का है। क्लियर है सबको। अब कितने टाइम्स एरिया बड़ा छोटा है, रेडियस, एरिया क्या होता है मुझे ये बताओ, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर ये 2 टाइम्स है तो एरिया कितने बराबर होगा, 4 टाइम्स ज्यादा होगा, हो सकता है, होगा ना। तो अगर एरिया ही 4 टाइम्स है तो स्ट्रेस भी 4 टाइम्स आएगा। क्लियर। अब मैं Yes, लेंथी वाला बता रही हूँ, जो डिफिकल्ट वाला हमने यूज किया वो बता रहे हैं, ठीक है। करें डिफिकल्ट वाला समझने की कोशिश। हमने क्या बताया, स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो रेडियस ऑफ ए को मैंने आर लिया, तो रेडियस ऑफ बी क्या होगा, उसका हाफ, क्योंकि ए का रेडियस ट्वाइस होता है। तो आर इज दिस, रेडियस ऑफ बी विल बिकम आर बाय 2। एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आएगा, पाई आर बाय 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4। कोई दिक्कत क्लास यहाँ तक, रेडियस एरिया में कोई दिक्कत, एरिया तो बच्चों वाला खेल है यार, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट, है ना गर्ल्स, एंड वी हैव बॉय ऑल्सो। कोई दिक्कत किसी को, No, ma'am. अगर रेडियस ट्वाइस करेंगे तो 2 टाइम्स का स्क्वायर 4 टाइम्स, सिंपल सी बात है। इसका ए का जो एरिया होगा 4 टाइम्स बी का होगा, सिंपल है। अगर ये 4 टाइम्स ज्यादा होगा तो स्ट्रेस 4 टाइम्स कम होगा। क्लियर है, मतलब बी का स्ट्रेस ज्यादा होगा, तो स्ट्रेस ऑफ बी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए, ठीक है। अब हमने क्या किया, पूरा प्रोसेस समझते हैं। हमने लिखा ए का स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, तो ए का एरिया है पाई आर स्क्वायर, बी का स्ट्रेस, बी का एरिया है पाई आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। मैं ये काम करती हूँ ना, थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ, पाई आर स्क्वायर में 4 है तो मतलब ये 4 ऊपर ही चला जाएगा ना, चला जाएगा ना, जब डिवीजन में होता है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर चला गया। तो अब यहाँ आप डिवाइड करोगे ना, कैंसिल वैंसिल करोगे तो आपको क्या आएगा, देखो यहाँ पे पाई एफ और एफ दोनों कैंसिल होगा, पाई आर स्क्वायर भी कैंसिल होगा, पर ये 4 रह जाएगा जो कि इधर जाके स्ट्रेस ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए विल हैव आंसर दैट स्ट्रेस ऑफ बी इज 4 टाइम्स ऑफ, जो बी का स्ट्रेस है वो ए के स्ट्रेस से 4 गुना ज्यादा है। क्लियर है अभी तक गर्ल्स, और एवरीवन, सॉरी गर्ल्स नहीं, सब लोग हैं क्लास में, सबको क्लियर है। Yes, ma'am. yes, ma'am. चलिए समझ में आ गया ना सबको, सबको आ गया। चलिए तो मैं आगे बढ़ती हूँ। अच्छा चलो, तो अब हमारे पास क्या है, स्ट्रेस का टाइप्स है, ठीक है। तो स्ट्रेस एक्चुअली हमारे पास 3 तरह का होता है, ठीक है। आप पढ़ोगे अभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और फिर हमारे पास आएगा शेयर स्ट्रेस, उसके बाद हमारे पास आएगा ओके जो हम टेंशन लेते हैं ना वो भी अलग अलग तरह से होता है। अब सोचो आप जो टेंशन ले रहे हो वो अलग अलग कारण से टेंशन ले रहे हो, कभी मार्क्स कम आ गए, कभी पापा मम्मी ने डांट दिया, कभी दोस्तों से लड़ाई हो गई, है ना, तो अलग अलग कारण से स्ट्रेस जनरेट होता है। तो यहाँ पे भी जो है वो अलग तरह के एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। हम कैसे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसके बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या बच गया, बल्क या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलते हैं इसको, वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेस इसको बोलते हैं, हाइड्रोलिक बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। क्लियर है, 3 तरह के, लॉन्गिट्यूडनल, शियर एंड बल्क और हाइड्रोलिक स्ट्रेस, 3 तरह के होते हैं, ठीक है क्लास। अब समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल, कुछ है नहीं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बहुत इजी है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है वो 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। नाम आपको डिफिकल्ट लग सकता है पर मैं समझाऊंगी फिर आपको मजा आने वाला है, ठीक है। 2 तरह का होता है, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, ओके। अच्छा क्लास, आई थिंक सो आई मिस समथिंग, मैंने अपना नाम नहीं बताया क्या, आप, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टिंग में, नो मैम। ओके माय बैड, चलिए 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 चलिए, माय मिस्टेक। मैं एक बार अभी एंड ऑफ द क्लास होने वाला है तो मैं अभी बता देती हूँ। माय नेम इज खुशबू
ओके, यू कैन कॉल मी खुशबू मैम, ठीक है। मैं झारखंड से हूँ पर अभी मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग, बेसिक स्कूलिंग जो था वो जवाहर नवोदय विद्यालय से किया था। पता है सबको जेएनवी के बारे में? वो भी एक गवर्नमेंट, जैसे आपका स्कूल Yes. गवर्नमेंट है ना, वैसे जवाहर नवोदय विद्यालय भी एक गवर्नमेंट स्कूल है। उसके बाद मैंने आईआईटी जेई क्वालिफाई किया था, ठीक है। ओके, और मैं आईआईटी धनबाद से मैंने अपना जेई इंजीनियरिंग फिनिश किया। मैं वहां से ग्रेजुएशन भी की, मैं वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन भी की, एंड आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट ओवर देयर। ओके, उसके बाद मैं लगभग 3.5 साल से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम किया है, मैंने K-12 में काम किया है, मैंने वेदांतों में काम किया है, मैंने अनअकैडमी में भी काम किया है, मैंने बेसिक फर्स्ट में काम किया है, एसएसजी में काम किया है, और अभी मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मैं भूल गई थी, दैट वाज माय मिस्टेक, ठीक है। तो आप मुझे खुशबू बुला सकते हो, क्लियर है ना? खुशबू मैम बुला सकते हो, ठीक है। मैं झारखंड से हूँ बट अभी उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। ओके, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में। मेरी ब्रांच अर्थ साइंस थी। किसमें कितने परसेंटेज आए थे शिवानी? आप क्या पूछ रहे हो? ग्रेड 10th में 10, उस वक्त सीजीपीए चलता था, मुझे 10 सीजीपीए आए थे। चलिए, और 12th में अच्छे नहीं आए थे मुझे, ऑलमोस्ट 89% आए थे, क्योंकि मैं जेई का प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि हमारी स्कूलिंग नहीं होती थी ना, हम सिर्फ जेई का प्रिपरेशन करते थे, इसलिए। नहीं, मेरा बायोलॉजी नहीं था। चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं, अभी पर्सनल बातें बहुत सारी हो गई। नहीं ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट उस पे जाते हैं, ठीक है। चलिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ना, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, तो अभी अभी बहुत इजी समझेंगे। मान लो ये सिलेंडर है, दिख रहा है सबको? सब बच्चे शांत हो गए? यस मैम। यस, गुड। तो ये क्या है? एक सिलेंडर है, आप इसको स्प्रिंग भी मान सकते हो। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग, दैट विल बी मच बेटर। सो हम स्ट्रिंग बना लेते हैं। ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग को मैं क्या कर रही हूँ ना, बाहर खींच रही हूँ। क्या कर रही हूँ? बाहर खींच रही हूँ, इसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये स्प्रिंग कैसा होगा? ऐसा हो जाएगा ना। तो इस वाले केस में जो उसमें स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। और ये जो सेम स्प्रिंग है मेरे पास, उसको मैंने क्या किया, कंप्रेस करने की, उस पर एक कंप्रेशन वाला फोर्स लगा रही हूँ, मैं उसको इनवर्ड फोर्स लगा रही हूँ। तो क्या होगा? ये सेम स्प्रिंग विल ना, ऐसा हो जाएगा ना। तो इस वाले केस में जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब मुझे बताओ, कोई कंफ्यूजन है टेंसाइल और कंप्रेसिव में? जब मैंने बाहर खींचा तो क्या हो गया? टेंसाइल। जब मैंने कंप्रेस किया तो क्या हो गया? कंप्रेसिव। कितना आसान है ना। जहां कंफ्यूजन आएगा टेंसाइल में, कंप्रेसिव को याद रखो। कंप्रेसिव में कंप्रेस होता है तो टेंसाइल में एक्सपैंड होगा, बस। इजी फॉर्मूला सेम, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना क्लास, है ना? इजी था कि अभी हमारे पास क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी 1 मिनट में नहीं सॉल्व हो सकता, तो मैं इसको अभी नेक्स्ट क्लास में करूंगी आप सबके लिए, ठीक है। अभी जो हमने किया एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं सबके लिए, फटाफट, है ना, ताकि हमें याद रहे हमने क्या क्या किया। तो आज हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को सॉलिड के बारे में क्यों पढ़ना है वो हमने देखा। हमने ये देखा कि सॉलिड, कोई भी सॉलिड क्या होता है, वो परफेक्टली रिजिड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इलास्टिसिटी समझने की कोशिश की कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट वापस से अपना ओरिजिनल शेप साइज में आ जाता है। उस तरह के ऑब्जेक्ट को इलास्टिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट वो होता है जो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, इवन फोर्स हटाएं तो भी उसमें क्या बोलते हैं,
अपना शेप और साइज में वापस नहीं आता। उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम प्लास्टिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल है हमारा वैक्स, और एग्जाम्पल है हमारा मड, एग्जाम्पल है हमारा पुटी, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा कि अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जीरो तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, राइट। और हमने ये क्ले भी एग्जांपल है। हमने ये ग्राफ समझा कि अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, मतलब वो दो एटम के बीच में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। जैसे हमने उसको कंप्रेस किया उसके पास रिपल्सिव फोर्स आता है, जैसे मैंने उसको एक्सपैंड किया उसके पास अट्रैक्टिव फोर्स आता है, ठीक है। और फिर हमने इलास्टिक बिहेवियर समझा ये वाले स्प्रिंग बॉल मॉडल से कि इलास्टिक बिहेवियर कैसे होता है, जिससे मैंने भी जो बताया था सेम यहाँ पर भी है। अगर लेंथ बढ़ाते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स आता है, लेंथ घटाते हैं तो रिपल्सिव, और लेंथ सेम होता है तो वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रेस समझा। स्ट्रेस क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। जो भी हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसके अगेंस्ट में जो उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है अपॉन एरिया इज व्हाट वी कॉल स्ट्रेस, ठीक है। उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका हमने डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा, वो भी समझा, ठीक है। उसके बाद हमने एक प्रॉब्लम किया, हमने उसमें ये समझा प्रॉब्लम का कंक्लूजन, रिमेंबर याद रखना कि अगर मेरा स्ट्रेस ज्यादा है मतलब एरिया कम होगा, तो ए का एरिया ज्यादा था 4 टाइम्स था बी से, तो ए का स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू बी का स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या समझा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ा। तो 3 तरह के स्ट्रेस के टाइप होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, शियर एंड बल्क। उसके बाद हमने लॉन्गिट्यूडनल का 2 पार्ट देखा, टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल कब, जब हम उसको बाहर खींचते हैं, कंप्रेसिव कब, जब हम उसको कंप्रेस करते हैं। क्लियर है सबको, प्लीज से यस और नो। और यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। थैंक यू। तो आपको Yes, ma'am. अच्छा लगा, आज की क्लास समझ में आया, इंटरेस्ट आया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, किसी ma'am. को कोई डाउट है, यू कैन आस्क नाउ। आप पूछ सकते हो डाउट वगैरह जो भी पूछना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो थैंक यू सो मच। आप लोग एंजॉय कीजिए एंड गुड नाइट। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और फिर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा थोड़ा कोशिश करना खुद से पढ़ने की, ठीक है। ओके क्लास, बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Bye bye. Good night also. Thank you so much, dear. Bye bye. Bye, class. Bye, everyone. Bye, Dipti. Bye, Neha. Bye. Good night. Bye bye. Bye bye, everyone.